इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ऑर्थोपेडिक्स की स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 80% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल की वजह से, इनएक्टिविटीज़ की वजह से हम देख रहे हैं कि जवानी में भी लोगों की हड्डियां कमज़ोर निकल रही हैं। लोगों के जोड़ों पर ज़बरदस्त दबाव है। इसीलिए आज चूंकि नेशनल बोन एंड जॉइंट डे है, इस मौके पर हम खास चर्चा लेकर आए हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि हड्डियां और जोड़, यानी कि आपकी जो बोन्स हैं और जो जॉइंट्स हैं, उनको तंदुरुस्त कैसे बनाना है। खास मेहमान मेरे साथ होंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी यानी हड्डियों की कमजोरी और जॉइंट पेन की समस्या आम बात है। अगर हड्डियां कमजोर हो जाएं तो चलना फिरना, काम करना और रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समय रहते हड्डियों की सेहत पर ध्यान दिया जाए तो हड्डियों को फिर से मजबूत किया जा सकता है और बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ऑर्थोपेडिक्स की स्टडी के मुताबिक भारत में करीब 6 करोड़ लोग ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 80% महिलाएं इस बीमारी की शिकार हैं। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के पीछे की वजह क्या है, इसे जान लीजिए। बढ़ती उम्र, कम BMI, फैमिली हिस्ट्री, पोषण की कमी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन, ये कुछ वजह हैं जिनके चलते आप ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। शुरुआती दौर में इस बीमारी के कुछ खास संकेत नहीं मिलते, लेकिन जब हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, तब कुछ लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, जैसे कि बैक पेन, हाइट का कम होना और स्ट्रब्ड पोस्चर, और सबसे गंभीर परिणाम फ्रैक्चर और क्रॉनिक पेन होता है। ये समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है, लेकिन ये डिजीज पुरुषों में भी हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस बीमारी का पता कैसे लगाया जाए। 65 साल से ज्यादा की उम्र में जिनमें फ्रैक्चर की संभावना हो, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की जांच जरूरी है। इसकी सबसे आम जांच DXA स्कैन है। ये एक नॉन इन्वेसिव और पेनलेस टेस्ट है जो हड्डियों की बोन मिनरल डेंसिटी को मापता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के पीछे सबसे बड़ी वजह विटामिन D और कैल्शियम की कमी है। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अन्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 70 से 90% आबादी में विटामिन D की कमी देखी गई है। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा अक्सर 80% या अधिक हो सकता है, खासकर उन लोगों में जो कम धूप के संपर्क में आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचने के लिए कैल्शियम और विटामिन D और प्रोटीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज को अपनाएं और स्मोकिंग, अल्कोहल से दूरी बनाएं। रिसर्च में पाया गया है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हड्डियों के लिए सबसे फायदेमंद होती है, मगर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ज्यादा जोर देने वाली हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज से बचना चाहिए, नहीं तो ये हड्डियों पर गलत असर भी डाल सकती है। आज नेशनल बोन एंड जॉइंट डे है। ऐसे में हड्डियों के महत्व को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हड्डियां हमारे शरीर का आधार होती हैं। ऐसे में हेल्दी रहने के लिए हड्डियों का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर पलाश गुप्ता का, चेयरमैन है ऑर्थोपेडिक्स यथार्थ हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा ग्रोवर, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ग्रोवर आपका मैम हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा, जानी मानी डाइटिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रिद्धिमा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर पलाश गुप्ता, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। बोन हेल्थ हिंदुस्तान में इतनी बड़ी समस्या है सर कि यदा कदा जहाँ पर भी कैंप्स लगते हैं तो एक तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई टेंशन उभर कर आती है तो वो हड्डियों से जुड़ी हुई आती है। और हम बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं कि ख़ास तौर से भारत में जो शहरी आबादी है उसमें विटामिन D की भी कमी है, जो अगेन आपकी बोन से रिलेटेड है। तो हिंदुस्तान में बोन हेल्थ अवेयरनेस को लेकर कितनी जागरूकता आप देखते हैं और कितना जागरूक होने की ज़रूरत है? देखिए, बोन हेल्थ एक तरह से इट हैज़ बिकम एपिडेमिक नाउ। एपिडेमिक यानी बहुत बड़ी बीमारी हो गई है।
आम तौर से लोगों की सोच ये है बस कैल्शियम विटामिन डी हमने खा लिया और हमारी बोन स्ट्रांग हो गई, हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। तो जो लोगों को समझना है केवल विटामिन डी खा के या केवल कैल्शियम खा के हमारी हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं। हमें ये दो चीज़ें किस अनुपात में लेनी है, हमें ये जानना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हमें अपनी रोज़ की दिनचर्या में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे रोज़ चलना, हल्की हल्की एक्सरसाइज करना, खाने पीने में किन चीज़ों पर ध्यान देना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे जैसे ये पता होता रहेगा, मेरे ख्याल से बोन हेल्थ इज़ गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर। कोविड के बाद से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है इस चीज़ों को लेके, मैं ये कहूँगा। अवेयरनेस आई है कोविड के बाद से, लेकिन अभी भी इसमें खासी जागरूकता की कमी हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर सीमा ग्रोवर, हम आजकल देख रहे हैं मैम कि पहले जो हड्डियों की और जॉइंट्स की हालत हम लेटर एज ऑफ लाइफ में देखते थे 50, 55, 60 साल के बाद, आज वो 30 से 50 साल की आयु में भी हमें डीजेनरेटिव जॉइंट कंडीशंस देख रहे हैं। हम लगातार ये बढ़ती जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है मैम? और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का हमने जिक्र किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये क्योंकि जीवन की क्वालिटी से जुड़े हुए हैं, ये सीधा सीधा आपकी क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। इसलिए भारत में ऐसा क्या हो रहा है? अनदेखी हो रही है, लाइफस्टाइल लोगों का गड़बड़ा रहा है, बेसिक रीजंस आपको क्या समझ में आते हैं मैम? डॉक्टर सीमा ग्रोवर। डेफिनेटली लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आजकल हम सब लोगों का लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री है। सारे जॉब्स बैठकर बहुत समय तक, लंबे समय तक लोग बैठे रहते हैं। तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें 8-9 घंटे बैठ के काम करना है तो हम क्या ऐसे मेजर्स लें कि हमारी बोन हेल्थ बनी रहे। क्योंकि बोन्स जो हैं इनिशियल ईयर्स में, फर्स्ट 30 ईयर्स में अगर हमारा खान पान और हमारा फिज़िकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव रहता है तो बोन्स अच्छे बन चुके होते हैं और ग्रेजुअल उसमें रीअब्जॉर्प्शन या डिटीरियोरेशन होना शुरू होता है। मोर सो अगर हम लगातार बैठ के काम कर रहे हैं, सो बोन पे जो रेजिस्टेंस पड़ना चाहिए या जो मसल्स को उस पर मूव करना है वो बहुत कम हो जाता है। और सनलाइट की कमी, सो जो एब्जॉर्प्शन होना है विटामिन डी का वो भी कम हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि फिज़िकल एक्टिविटी बरकरार रहना है। लोगों को हर 30-40 मिनट में उठना चाहिए। रादर देन टॉकिंग ऑन फ़ोन, आप अपने डेस्क से दूसरे डेस्क पे जाएं, सीढ़ियाँ चढ़े उतरे और थोड़ी सी एक्सरसाइजेज, जिसमें आजकल तो बहुत ओपन जिम्स भी हैं, अगर उसमें भी हम थोड़ी एक्सरसाइज, रेजिस्टिव एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत इम्पैक्टफुल है। लोग जागरूक हैं लेकिन शायद थोड़ा अभी और होना बाकी है। दूसरी चीज़ है, हमारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स होते हैं तो प्यास नहीं लगती है, हाइड्रेशन कम है तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम है, और कुछ खान पान, मतलब हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम जो ये सब है, इस सब को भी हमारा इनटेक हमारा प्रॉपर होना चाहिए। सो बहुत ज़रूरी है, अगर हम एक्सरसाइजेज या फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करेंगे तो शायद जो ये पहले डॉक्टर साहब ने बोला कि एपिडेमिक की तरह है, वो काफ़ी हद तक हम उसको कर्टेल कर सकते हैं। पीपल आर अवेयर, लेकिन थोड़ी और अवेयरनेस आना ज़रूरी है। आई बिलीव आपके इस प्रोग्राम से लोगों को डेफिनेटली जागरूकता होएगी कि हमको क्या अपना एब्सोल्युटली मैम। और ये इसी वजह से हमने, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिन पर उतनी ज़्यादा तवज्जो जाती नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर इस तरह के शोज़ और हेल्थ रिलेटेड शोज़ को इतनी ज़्यादा तवज्जो देता नहीं, इसलिए हम एक ज़िम्मेदार चैनल होने के नाते, एक ज़िम्मेदार मेन स्ट्रीम चैनल होने के नाते, हम अपना ये धर्म समझते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ज़रूरी समस्याएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोगों के ज़रिए, जो कि डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनके ज़रिए पहुंचाएं। इसीलिए हमने आप तीनों को आमंत्रित भी किया। डॉक्टर रिद्धिमा, आपके पास आएंगे मैम। और आजकल हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल में भी अगर सबसे जो बिगड़ा हुआ पोर्शन है वो डाइट का है, या तो लोग एकदम क्रैश डाइट्स में चले जाते हैं, या खान पीन से जुड़ी हुई ऐसी कुछ मिथ्स भी हैं जो अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स एंड बोन पर इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है, ये बड़े साइलेंट होती हैं सब चीज़ें। हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जॉइंट में प्रॉब्लम चल रही है, ये बड़ी दूर
बड़ी देर के बाद और बड़ी दूर जाकर समझ में आती हैं। तो खान पान में ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है मैम? पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सोर्स जानना जरूरी है, ठीक है। अब हम बोन की अगर हम बात करते हैं तो बोन में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर कैल्शियम, जिसके बारे में डॉक्टर साहब भी बात करें, सीमा मैम ने भी बात करा है। सेकंड इज योर फॉस्फोरस, थर्ड इज योर कोलाजन। तो जब हम बात करते हैं ना ज्यादातर बोन और बोन हेल्थ की, तो हम कैल्शियम और विटामिन डी तक आके रुक जाते हैं, हम फॉस्फोरस और कोलाजन का रोल भूल जाते हैं। मानिएगा अगर आप अपना बैलेंस्ड मील रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं तो आधी से ज्यादा डेफिशिएंसी तो वही सॉर्ट आउट हो जाती है। बट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कोविड वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, प्लस थोड़ा सा हमारा मेन स्ट्रीट मीडिया, ओटीटी मीडिया इतने बढ़ गए कि हमारा रिलैक्सेशन टाइम और एक्टिविटी टाइम दिन बर दिन डिक्रीज करता चला गया, जिसके कारण हमारा एक हनी कोम स्ट्रक्चर होता है बोन्स में। अगर हम उसको रेगुलर स्ट्रेंथ डालते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो वो उतना ही एजाइल होता है और उतना ही स्ट्रेंथ करता है। तो जब हम डाइट की बात करते हैं ना कहीं हम बाकी कंपोनेंट्स को भूल जाते हैं और सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी के ऊपर फोकस करते हैं। आपको जान के शॉक होगा कि खाली विटामिन डी ही खाली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी नहीं है। विटामिन के और मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो कैल्शियम को आपके बोन्स की तरफ डायरेक्ट करे, हार्ट की तरफ ना लेके जाए, क्योंकि अगर कैल्शियम हार्ट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वी कैन फेस अ लॉट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज। विटामिन डी का रोल तो हम सबको पता ही है। मैग्नीशियम भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो उसकी अब्जॉर्प्शन और आपके बोन्स तक मूव कर सके। सो अगेन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर कमिंग इनटू प्ले। बट अगर आप न्यूट्रिशन की मोटा मोटी बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कोलाजन, विटामिन के एंड विटामिन ए, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई नो ये बड़े बड़े नाम है, एक बार थोड़ा सरप्राइज रहता है, बट थंब रूल इज योर बैलेंस मील। आपका बैलेंस मील कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन, मिनरल्स, पानी और रफेज यानी फाइबर बहुत जरूरी है। इनमें आप कोई भी चीज को स्किप नहीं करिए। और क्रैश डाइट के नाम पे जैसे कीटो डाइट्स होगी या बहुत लंबे पीरियड तक फास्टिंग डाइट्स होती हैं, उनको एक्चुअली किसी भी फैट डाइट्स को इनकरेज नहीं करिए। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी नॉर्मल हेल्थ को ही नहीं, आपकी बोन हेल्थ को भी बहुत इम्पैक्ट करती है। एब्सोल्युटली। और अगर आपकी बोन हेल्थ प्रभावित हो रही है, वो भी यंग एज में, तो आप समझिए कितनी खूबसूरत दुनिया की कौन कौन सी चीज़ों को आप मिस कर जाएंगे। लोग बोलते भी हैं कि कमाने में पूरा जीवन लगा दिया और जब कमाई हो गई, पैसा आ गया हाथ में, तो शरीर साथ नहीं दे रहा कि दुनिया घूम लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, इस धरती को हम थोड़ा सा देख लें। ये बड़ी विडंबना है। डॉक्टर गुप्ता सर, अब आपके पास आऊँगा सर मैं, और ख़ास तौर से हड्डियों और जॉइंट से जुड़ी हुई वो चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं। मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, पेन की शिकायत हो रही है, बट नहीं हम तो अभी ठीक है, मस्कुलर पेन होगा, रात में ऐसे सो गया था, वैसे सो गया होगा, बताएंगे नहीं। अगर वो क्रोनिक भी हो जाए, लंबा भी है, फिर भी नहीं बताएंगे। तरह तरह के उपाय खुद से करते होते हैं। तो कोई संकेत आपकी बॉडी देता है सर कि आपके बोन्स में प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एड्रेस करना है? यू आर वेरी राइट, बिकॉज हम लोग जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं, इनिशियली हमारे पास जो पेशेंट्स थे वो 40-50 ईयर्स के बाद के ज़्यादा हुआ करते थे। बट जैसा आपने कहा, रिसेंटली हमारे पेशेंट क्लाइंटेल्स में यंग एजुकेशन या यंग लोगों का रोल बहुत बड़ा हो गया। द रीज़न कैन बी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका, उनकी जॉब प्रोफाइल्स ऐसी है कि वो पूरे दिन ऑफिस में बंद रहते हैं, चलना फिरना इनकी लाइफ में ज़्यादा है नहीं। We use lifts and cars, we don't walk and we don't do exercises. Coming to your question again, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ देर चलने के बाद they need to rest, and when I say कुछ देर, I have seen patients के 10, 15, 20 मिनट चलने के बाद ही उनको आराम की ज़रूरत पड़ने लगती है कि they need rest। अगर उनको पेन किलर कोई भी हफ्ते में 2 बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेना पड़ रहा है, दैट इज़ अ इमरजेंसी साइन। अगर उनको रात में नींद में तकलीफ़ हो रही है और वो ठीक से नहीं सो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेन इन द बॉडी, दैट अगेन इज़ अ इमरजेंसी साइन कि दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। खाने पीने में हमें बाहर की चीज़ों के लिए खाना कभी कभी चीट डे चलता है, पर यूजुअली वी शुड हैव होम कुक्ड मील
यू शुड वॉक डेली. देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज जो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिशियन समझा सकते हैं, जो आप एट वर्क कर सकते हैं, इवन सिटिंग ऑन योर चेयर, विच विल हेल्प इन द जॉइंट हेल्थ एंड जॉइंट लाइफ. अगर आपका काम ऐसा है कि आपको ऑफिस में ज़्यादा रहना है, बैठना ज़्यादा है, तो मेक इट अ पॉइंट दैट आफ्टर एवरी 40 days 40 minutes you stand and you walk and you do 5 or 7 minutes of stretching exercises. ये सब चीज़ें आपकी बोन्स और मसल्स और जॉइंट हेल्थ, इन सब में काफ़ी दूर तक आपकी हेल्प करेगी. एब्सोल्युटली सर. तो ये वो संकेत हैं जो बॉडी आपको देती है, बट हम उनको लगातार इग्नोर करते रहते हैं और उसके बाद मैंने जैसे बताया ऑस्टियोपोरोसिस, बाद में फ्रैक्चर्स, बड़ी आसानी से आपके बोन में फ्रैक्चर्स आ सकते हैं. हीलिंग प्रोसेस जो है लो बोन डेंसिटी के कारण वो कुल मिला के आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे. बाहर से आप कैसे भी दिख रहे हो, अंदर से अगर आपकी अस्थियां यानी कि हड्डियां और जॉइंट्स जर्जर हैं तो आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या होगी. एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं. ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़रूरी है एक रेगुलर चेकअप बोन्स से जुड़ा हुआ, ताकि आप अपनी हड्डियों को, अपने जॉइंट्स को लगातार चेक में रख सकें. और वो कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, या तो क्लिनिकल टेस्ट्स या दूसरे तरह के टेस्ट, या फिर अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है तो क्या आप अपनी बॉडी में कुछ ऐसे टेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हड्डियों में दिक्कत है या वो स्वस्थ हैं. छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी हड्डियों की और आपके जॉइंट्स की, क्योंकि आज है बोन एंड जॉइंट्स डे और इस मौके पर आज हम आपकी सेहत की तरफ आपका ध्यान दिला रहे हैं ख़ास मेहमानों के साथ. डॉक्टर सीमा ग्रोवर मैम, आपके पास आऊँगा. और आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार कही जाती है वो ये कि आपकी बॉडी में मोबिलिटी अगर नहीं है, लचीलापन अगर नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं. और इस बेसिस पे बहुत सारे जिम, योगा इंस्ट्रक्टर्स या दूसरे भी जो जुम्बा वगैरह सब आते हैं, उनका एक पूरा का पूरा एक बिजनेस भी चलता है. तो मैम थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति झुककर अपने घुटने को नाक से नहीं छुआ पा रहा है या अपने पैर के घुटनों को नहीं छू पा रहा है, तो क्या वो सच में बीमार है अंदर से? इसमें यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं. हाँ जी. तो जैसे बात हुई कोलेजन की या फ्लेक्सिबिलिटी की, तो जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होते हैं या जैसे आजकल हम डेस्क जॉब पे हैं बहुत सब लोग, तो हम इतना अपनी मसल्स को मूव नहीं करते हैं प्रॉपरली. तो जो एक प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स या जो पॉस्चर चाहिए उसमें भी हम कई बार नहीं बैठ पाते हैं. तो रहते हुए और हाइड्रेट भी प्रॉपर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी मसल्स, उनके ऊपर का फैशिया, लिगामेंट्स, वो सब थोड़े टाइट होने लगते हैं, शॉर्टन होने लगते हैं. तो जो आपने कहा कि नाक नहीं छू पाते हैं घुटने पर या हाथ से पैर नहीं छू पाते हैं, तो हाँ, ये जो पीछे का फैशिया है, पीछे की मांसपेशियाँ और उसके ऊपर का जो झिल्ली है, वो अगर टाइट है, विच इज़ हाइड्रा स्ट्रक्चर, तो अगर हम हाइड्रेट भी प्रॉपर नहीं करते हैं, पानी बराबर नहीं पीते हैं, तो वो सब टाइट हो सकता है. लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहने से टाइट हो सकता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो चांसेस ऑफ इंजरी ज़्यादा है, मोबिलिटी भी कम है. और जैसे आप बोल रहे थे पहले कि आजकल बहुत कैसे पता चले कि हमको ये तकलीफ़ हो रहा है, जिनको अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं या क्रेपिटस, कड़कड़ाहट हुए जब जोड़ सीधा करे कोई भी जॉइंट, या so many people are used to cracking their neck and other joints. यस मैम, आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉमन पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया. थोड़ी सी मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा. ये जो लोगों की आदत होती है अपनी उंगलियां चटकाने की या पटकाने की, एंड ऊपर नीचे बैठ रहे हैं तो हड्डियों से वो चटकने की आवाज़ आती है. कई लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और उसको लगातार करते भी रहते हैं. तो क्या ये कोई साइन है, या इनके बार बार चटकाने से, कई लोग गर्दन को झटका दे के चटकाते हैं, इज़ इट फाइन मैम कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, और इस पर कोई लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या?
डेफिनेटली व्हेन इट इज़ ऑन द स्पाइन, नेक पे है या किसी जॉइंट में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फेसेटल मोबिलिटी कम हो रही है। मतलब फेसेट्स होते हैं जो वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रा को रोकने वाली हड्डियां हैं, तो जब वो इम्प्रॉपर या इम्बैलेंस होंगी तो कहीं ना कहीं फेसेटल लॉकिंग होएगा और उससे पेन आएगा। और सो मेनी टाइम्स अगर उसको प्रॉपरली ऑस्टियोपैथी या फिजियोथेरेपी से उसको मैनिपुलेट किया जाए तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो लोग अपने आप करते हैं दैट कैन बी डेट्रीमेंटल टू। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि इससे फ़ायदा या नुकसान क्या, इट इज़ नॉट राइट, वन शुड नॉट डू इट ऑन देयर ओन। बट ये हो इसलिए रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो मांसपेशियां हैं वो उस जॉइंट को रखने में उतना सशक्त नहीं है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है। सो जो मसल की जो अपनी स्ट्रेंथ है या फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी अपनी एक टेंसिलिटी है वो सब कम हो रहा है, टेंसिग्रिटी। सो दैट इज़ द रीज़न कि खुद नहीं चटकाना है, लेकिन चटक रहा है तो डेफिनेटली वन शुड बी अलार्म्ड। और हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज बढ़ाएं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें जी, जिससे कम से कम हमारी मसल्स जो हैं वो जॉइंट को रख पाएं सही तरीके से। मैम। तो ये और इसी के साथ automatically कम हो मैम जाएगा। ये आपने बहुत- इम्पॉर्टेंट बात बताई। इसी के साथ में डॉक्टर गुप्ता आपके पास आ रहा हूँ सर। आजकल हम देख रहे हैं सर कि वो बड़ी ना वो रील्स वगैरह भी वायरल हो रही हैं। बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कुछ एक ख़ास लोग होते हैं जो जो आपकी पूरी की पूरी स्पाइन को चटका के, आई डोंट नो उस थेरेपी को कुछ बोलते हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उसका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें बड़ी आवाज़ भी आती है एंड वो देखिए, माइक भी रखते हैं वो पास में, एंड देन वो उसके बाद पूछते हैं कि अब आप कैसे, तो कहते हैं कि साहब मेरा 25 साल पुराना दर्द दूर हो गया, 30 साल पुराना मेरा पेन ठीक हो गया। ये सब ठीक है सर? नहीं सर, ओपन प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे वो पूछ रहे हैं जो मैं उस थेरेपी का या इस साइंस का नाम नहीं ले पाऊंगा, जी, बट इट इज़ नॉट टू बी डन। ये कोई प्रूवन साइंस नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये इंस्टा रील पे गलत तरीके से फेम पाने के उनके तरीके हैं। ये जो भी तरीका है किसी भी साइंस में कहीं भी लॉजिकल नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो लास्ट टाइम भी मैं कहना चाह रहा था कि कोई भी मरीज़ अगर कोई भी एक्सरसाइज या थेरेपी या दवाइयाँ ही ले रहा है फॉर्मेटिव, ये एक सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए मेडिसिन मत लीजिए। जैसे हर कार का एवरेज अलग होता है, ऐसे हर बॉडी का कैल्शियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होता है। तो दे शुड गेट देयर टेस्ट डन फर्स्ट। पहले टेस्ट कराइए, फिर क्या कमी है जो आपकी एज, आपके सेक्स, आपकी उम्र और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे। आपको जॉइंट्स के लिए कौन से एक्सरसाइज करनी है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको समझाएंगे। खाने में आप क्या खाएंगे जिससे आपकी मसल्स और बोन्स अच्छी रहें, कंसिडरिंग योर ईटिंग हैबिट्स, योर वेज और नॉन वेज, योर न्यूट्रिशनिस्ट इज़ देयर टू हेल्प यू आउट। आप इन सब की मदद लेके अगर एक प्लान तरीके से बढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी हैं। ठीक सर। पर आप गूगल, व्हाट्सएप और इंस्टा रील्स पे जाएंगे, इट इज़ नॉट राइट। मैं सर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सवाल पूछता हूँ। 2 चीज़ें जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट उसे आजकल कहा जाता है। एक तो ये बड़ा प्रचलन में है, इसके बारे में बताइए सर। और दूसरा एक और प्रचलन में आ गई हैं चीज़ें कि मेरा नेक स्टिफ हो गई, मेरा बैक पेन हो रहा है, मसाज वाले आएंगे, मसाज कर देंगे, आपका नोड खोल देंगे और वो बोलेंगे कि देखिए साहब ये ठीक हो गया। एंड लोगों का ऐसा लगता है हमें रील वगैरह देख के कि सच में लोगों को रिलीफ मिलता भी है। तो क्या ये जो कायरोप्रैक्टिक वगैरह ये सब चीज़ें हैं सर, इसके खतरे भी हैं कुछ अगर बिना डॉक्टरी देख रेख के हो रही है? ऑनेस्टली सर, मैं थेरेपीज के नाम नहीं लेना चाह रहा था जो मैंने कहा था, पर अब आपने बोला है तो यस, हर एक साइंस के अपने खतरे हैं। अनलेस एंड अनटिल कोई क्वालिफाइड आदमी जिसको इसके बारे में वाकई पता है उससे आप कराएं मसाज थेरेपी, इट इज़ समथिंग गुड। कि आपका जो मस्कुलर पेन है जो सालों से होता आया है कि मसल में यहाँ दर्द है, ऑयल लगा के, ट्यूब लगा के हल्की मालिश कर ली, इट इज़ बेनिफिशियल। कायरोप्रैक्टर में छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें हेल्प मिल सकती है, इट इज़ बेनिफिशियल। बट ये कोई भी चीज़ बिना सुपरविजन के नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड सर कि दीज आर नॉट एविडेंस बेस्ड साइंस।
बाकी जो साइंस है उसका एविडेंस बेस्ड है, कोई लॉजिक है कि ये इसलिए किया जा रहा है। जी जी, दीज आर द डिफरेंसेस। थैंक यू डॉक्टर। मुझे लगता है कि आपने जो कहा वो एक आम आदमी को समझने के लिए काफ़ी है कि बिल्कुल आंख बंद करके आप इस तरह की थेरेपीज़ पे भरोसा ना करें, ख़ास तौर से कोई ट्रेंड व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं है तो ये हिदायत ज़रूर याद रखिएगा। डॉक्टर रिद्धिमा, आखिर में आपके पास आऊँगा मैम, और डाइट में हम कैसे अपने जॉइंट्स का आज ही ख्याल रख सकते हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए मैं कहूँगा जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, क्योंकि कहा यह जाता है कि साहब नॉन वेज नहीं खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। तो डाइट कैसे प्लानिंग करें फोकस में रख के आपकी बोन और जॉइंट्स को? ठीक है, अगर आप अपनी डाइट की बात करते हैं खास करके बोन हेल्थ को लेके, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके कैल्शियम के सोर्सेज जो हैं वो आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन से भी मिलते हैं, जैसे सोया हो गया, डेयरी तो अपन सबको पता ही है, आपके लेग्यूम्स राजमा छोले वगैरह ग्राम्स ये भी आ जाता है। उसके अलावा सिसेम मतलब तिल जिसको हम बोलते हैं वो भी बहुत हेल्प करता है। एक हमारा आता है मिलेट से, जो पीएम मोदी साहब भी रेगुलरली आपको प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट्स में रागी। रागी इज रिच इन कैल्शियम, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू कम अप टू फॉस्फोरस, डेयरी हमें पता ही है, लेग्यूम्स ग्राम्स तो है ही है, पर उसके अलावा मूंग मोठ जो ज्यादातर मतलब अगर आप इंडियन हाउस होल्ड में लेंगे रादर हर शाम को कुछ दालों से रिलेटेड बनता है, तो मूंग मोठ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी, तिल के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स सुबह खाली पेट लेने से आपको बहुत आराम मिलता है। जी। और अगर हम कोलाजिन की बात करेंगे तो हमें सिट्रिक फ्रूट्स, बेरीज, लेमन मतलब नींबू जैसी चीजें, लहसुन में सल्फर होता है जो कोलाजिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या क्योंकि आप वेजिटेरियंस है तो मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग ऑन एग वाइट या इन प्रोटीन्स पे। और ये मैम ने जो बताया ये सब आसानी से आपके किचन में ही ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप कह सकते हैं कि सुपर फूड आपके किचन में ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जॉइंट्स और बोन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंची होंगी। कुछ मिथ्स भी हमने बर्स्ट किए और कुछ बेहतरीन हिदायत भी यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिद्धिमा, डॉक्टर गुप्ता सर, डॉक्टर ग्रोवर मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।